I would like to invite Mr. Jahangir Surti on behalf of BMP. I would like to invite him. So I would like to invite somebody from BMP so I can felicitate them. कौन है? You can come in front. Come. Thank you. I would like to felicitate Mr. Rohan Kulkarni from Kodak. I would like to call Mr. Madan from Provin. Thank you. I would like to invite Mr. Malind from Technova. Hi, good morning, everybody. My name is Rohan, and I work for Kodak as a deputy sales manager, and I'm based out of Mumbai. I handle the CTP and consumables business for Kodak, and today I'll be talking about the pre-press standardization. Before I start, I would like to thank BMPA and Selvam for giving me this opportunity to present about the pre-press standardizations. And again, before I start, just to add something to what Selvam said, there's a good English proverb. अंग्रेज़ी में एक कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो उसके हिसाब से ये पूरा प्रेजेंटेशंस बनाया है। अगर आप स्टैंडर्डाइज रखोगे आपका प्रेस, स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करोगे, तो आपको आगे ऑपरेशन में तकलीफ नहीं होएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ फॉलो ऑल द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर्स दैट वी डिस्कस, बी इट इन प्री प्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस। मेरा एजेंडा दिन का ये रहेगा। प्रोसेस फ्लो प्रिंटिंग एनवायरनमेंट में क्या है, कलर मैनेजमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट रिपिंग के बारे में मैं बात करूंगा, और प्लेट आउटपुट के बारे में, और फिर बाद में थोड़ा सा जानकारी प्लेट मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, प्लेट का क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो। शुरुआत करूंगा प्रोसेस फ्लो इन प्रिंट एनवायरनमेंट। अगर आपको पता होगा तो पहले ये पूरा प्रोसेस अपन फॉलो करते थे जिसमें फिल्म्स यूज़ करते थे। तो आपका कंप्यूटर था जिसके ऊपर आप फाइल्स प्रोसेस करते थे। फाइल्स प्रोसेस होने के बाद में इमेज सेटर से फिल्म आउटपुट होता था। आउटपुट होने के बाद में प्लेट के ऊपर आउटपुट होता था, प्रोसेस होता था और फिर प्रेस के ऊपर जाता था। अभी फिल्म्स एब्सोल्यूट हो गई हैं, अभी फिल्म कोई यूज़ नहीं करता है। तो विल बी फोकसिंग टुडेज प्रेजेंटेशन बेसिकली ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो इट विल बी अ कंप्यूटर, इट विल बी CTP, प्रोसेसर और प्लेट्स बन के आपके प्रेस के ऊपर जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। तो अपन स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर की तरफ से, जहाँ पे आपको फाइल्स आता है एंड यू प्रोसेस द फाइल्स बिफोर द फाइल्स आर आउटपुटेड ऑन टू योर CTP एंड देन यूज ऑन टू योर प्रेस। तो जब भी आपके यहाँ पे फाइल्स आता है तो यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। फाइल आपको क्लाइंट्स देते हैं, ओपन फाइल्स होता है, कभी कभी कोरल ड्रॉ का फाइल्स आता है, PS का फाइल्स आता है, इवन समवन गिव्स PDF का फाइल्स। So you're not sure about the quality of the files or whatever elements they have embedded into the files. So before outputting onto your press or outputting onto your plate, you need to cross check whether the files that you have are correct or not. तो कैसे जांच करोगे आप? फाइल्स आएगा आपके पास में, आप पूरा इम्पोज वगैरह करोगे। इम्पोज करने के बाद में आपके पास सॉफ्ट प्रूफर होगा, नहीं तो हाई रेस प्रूफर होगा, लो रेस प्रूफर होगा। आपको कलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कलर मैनेजमेंट का काम आता है। कलर मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है, अपने ऑफसेट में जो भी फाइल्स आता है उसका डेटा हैंडलिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि मैंने बोला था कि फ़ाइल जो आता है उसके ऊपर ओपन फाइल अगर हो तो कभी कभी किसी फाइल्स में फ़ॉन्ट मिसिंग होता है, कभी कभी रिजोल्यूशन इमेज का कम होता है। तो आपको ऑपरेटर्स लोग को ये डेटा हैंडलिंग में बहुत ही तकलीफ होता है। तो दे हैव टू प्ले विद द फाइल्स, दे हैव टू करेक्ट द फाइल्स, गिव कलर करेक्शन, चेक द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेजेस, उसमें काफ़ी टाइम जाता है। दूसरा एक प्रॉब्लम है कलर रिजल्ट्स का। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कस्टमर भगवान होता है और कस्टमर को हर एक जॉब उसका कलर कंसिस्टेंसी एक्यूरेट चाहिए। भले ही वो रीप्रिंट हो, भले ही वो पहली बार प्रिंट कर रहा हो, नया जॉब हो, उसको कलर कंसिस्टेंसी 100% चाहिए। और ये सब अपन ऑल्टर करते हैं तभी अपन टाइम और कॉस्ट, मतलब जो अपना प्री प्रेस में टाइम है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डिले हो जाता है। जैसे सेल्वम ने सुबह कहा था कि सपोज़ आपको 10 तारीख को रात को 12 बजे जॉब डिलीवर करना हो, तो अगर ये प्रॉब्लम्स आपके प्री प्रेस में आए तो आप डिलीवरी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है जॉब के। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जब भी आपके प्री प्रेस में कोई भी जॉब आए, आपका अगर स्टैंडर्डाइज्ड प्री प्रेस हो तो आपका जॉब वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोफाइलिंग से गुजरेगा, और जो भी आप फाइल आउटपुट करोगे प्लेट के ऊपर और बाद में प्रिंट करोगे वो एक स्टैंडर्ड से पास होके
एक्यूरेट प्रिंट होगा, जिसके हिसाब से आपका कलर रिप्रोडक्शन है वो एक्यूरेट हो जाएगा। तो जब भी आप कस्टमर के पास जॉब ओके के लिए भेजोगे, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुरंत आपको जॉब ओके मिलेगा। रिपीट आफ्टर रिपीट विल गेट द कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। इससे क्या फ़ायदा होएगा? आपका टाइम बचेगा प्रेस के ऊपर, प्री प्रेस के ऊपर, आपका पैसा बचेगा, आपका जॉब का थ्रूपुट बढ़ेगा। So color management is an important part. I won't be talking in detail about it, but then this is how it is. It is managing the colors throughout your press environment, be it your soft proof, hard proof, and the entire print. आगे बढ़ेंगे रिपिंग की तरफ। आपके पास सॉफ्ट फाइल आ गया है, आपने उसके ऊपर काम किया, फाइल इम्पोज किया, इट इज़ रेडी टू शूट ऑन टू योर प्लेट। तो प्लेट पे कैसे शूट करोगे? There is a process in which your soft file is converted into a language that the CTP can understand. उसको अपन रिपिंग बोलते हैं। जैसा आपका फाइल आता है, सॉफ्ट फाइल को अपन हाई रेज रास्टर इमेज में अपन कन्वर्ट कर देते हैं, एंड देन इट इज़ समथिंग विच इज़ इन वंस एंड ज़ीरोज़, बाइनरी फॉर्मेट में होता है डेटा, जो आपके CTP को आप फीड कर सकते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड रिपिंग। रिपिंग में बेसिकली कलर सेपरेशन, स्क्रीन रूलिंग, स्क्रीन एंगल्स, डॉट शेप्स आता है। हालांकि प्री फ्लाइटिंग और ट्रैपिंग भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगा और थोड़ा उसके बारे में भी बात करूँगा। तो एग्जैक्टली प्री फ्लाइटिंग क्या होता है? आपके पास कस्टमर का जॉब आया, ओपन फाइल आ गया, आपको पता नहीं होता है कि जॉब में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, या क्या क्या खामियां हैं अपन बोल सकते हैं। एक उसमें से इमेज रेजोल्यूशन। जब भी आपके पास कुछ फाइल आता है, अगर फाइल का इमेज रेजोल्यूशन बहुत ही कम होता है, तो जब भी आप प्रिंट करते हो तभी पूरा इमेज भर जाता है। नहीं तो अगर रेजोल्यूशन कम हो तो आपको बिटमैप इमेज, मतलब पिक्सेलाइट इमेज प्रिंट होके दिखता है, नहीं तो कभी कभी इमेज भर भी जाता है। टू अवॉइड दैट देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड प्री फ्लाइटिंग, जिसमें जब भी आपका फाइल प्री फ्लाइट चेक से गुजरता है, तभी आपने जो सेट किया हुआ रेजोल्यूशन है उससे कम अगर रेजोल्यूशन हो तो ये फ्लैग कर देता है, ये फाइल में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा। अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो इमेज है ये आपने जूम करके देखा तो एकदम पिक्सेलाइट इमेज दिखता है, तो ये प्रिंटिंग में भी अच्छा नहीं दिखेगा। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट्स रिजेक्टिंग द जॉब्स बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स। तो प्री फ्लाइटिंग में एक चेक ये है कि आप इमेज का रेजोल्यूशन चेक कर सकते हो, और अगर कम हो तो यू कैन जस्ट एनहांस इट और सेंड द फाइल टू द कस्टमर एंड टेल हिम कि बाबा आपके फाइल में प्रॉब्लम है, इफ़ इट इज़ ओके देन वी कैन प्रिंट इट आउट फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रिंटिंग करते समय वी यूज़ CMY के कलर्स। कभी कभी जॉब में क्या होता है, ऑपरेटर RGB इमेजेस डाल देता है एंड देन वाइल आउटपुटिंग वी जस्ट कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। तो प्री फ्लाइटिंग में यू कैन चेक वेदर द इमेजेस आर RGB इमेजेस, एंड इफ द इमेजेस आर RGB यू कैन कन्वर्ट दोज इनटू CMY के इमेजेस विच यू कैन लेटर प्रिंट ऑन। तो दिस इज ऑल्सो फ्लैग्ड इन प्री फ्लाइटिंग। स्पॉट कलर्स, अगर ऑफसेट पैकेजिंग का यूनिट हो तो यूजुअली स्पॉट कलर्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। तो in case offset packaging ना हो and the designer uses spot colors in case of a commercial job, तो नहीं चाहिए, तो you can set the pre-flighting parameters that if you observe any spot color you need to flag it। तो pre-flighting में जब भी आपका PDF फाइल pre-flight होएगा तभी आपको spot color है नहीं है ये flag हो जाएगा, and then you can take corrective actions on it। Apart from this, बहुत सारा टेक्स्ट होता है अपने फाइल्स में। कभी कभी फ़ॉन्ट एम्बेड करना भूल जाते हैं, कभी कभी अलग अलग फ़ॉन्ट्स होता है, कभी कभी फ़ॉन्ट्स अपने यहाँ पे अपने फाइल में नहीं होता है, अपने फैक्ट्री में नहीं होता है। तो दीज फॉन्ट इशूज़ कैन ऑल्सो बी एड्रेस। कुछ फॉन्ट का इशू हो तो अगेन द प्री फ्लाइटिंग चेक कैन फ्लैग इट एंड देन यू कैन टेक करेक्टिव एक्शंस बिफोर द फाइल इज़ बीइंग आउटपुटेड ऑन टू अ प्लेट। ये आप अपने प्रेस का एक प्रोफाइल बना सकते हो जिसके ऊपर आपका PDF फाइल जब भी आपने प्री फ्लाइट किया, एंड इफ़ इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल, द profiling it just flags out that this particular file that you're outputting is not according to the profile set for your particular press. So you can have a check of this, and if you feel that the job is okay, the file is okay, you can send it for plate outputting. The next one is trapping. ट्रैपिंग बेसिकली यूज़ होता है ऑफसेट पैकेजिंग कस्टमर्स के लिए, जहाँ पे पार्टे का जॉब्स होता है और पार्टे के ऊपर कंपनी का लोगो वगैरह होता है। तो ट्रैपिंग एग्जैक्टली, सपोज़ यहाँ पे मैजेंटा कलर है, मैजेंटा के ऊपर एम्फिसेंट कलर है जो कि सायन कलर में है। तो कभी कभी क्या होता है, प्रेस जब भी चलता है द प्रेस गोज़ मिस रजिस्टर्ड, थोड़ा सा होता है, दिस इज़ ब्लोन अप वर्जन ऑफ इट, इतना ज़्यादा होता नहीं है।
तो कभी कभी मिस रजिस्टर होता है, उसकी वजह से जो कंपनी का सिम्बॉल्स है, लोगोज है, दैट जस्ट गो हे वायर, और आपको यहाँ पे जैसा वाइट पोर्शंस दिख रहा है, ये वाइट पोर्शंस दिखेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द इमेज विल शिफ्ट टू वन पर्टिकुलर साइड, जिसकी वजह से मैजेंटा और सायन मिक्स होके डार्क सॉर्ट ऑफ ब्लू दिखेगा वहाँ पे। तो टू अवॉइड दिस थिंग वी हैव अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रैपिंग। ट्रैपिंग में क्या होता है, जो लाइटर कलर्स होता है जॉब में, उसको थोड़ा सा ट्रैप का एलिमेंट ऐड हो जाता है। ट्रैप का एलिमेंट ऐड हो जाता है मतलब थोड़ा सा, आप यहाँ पे अगर देख सकते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू का एलिमेंट बढ़ गया है। तो दिस विल एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स दैट मिस रजिस्ट्रेशन कॉजेज। तो अगर आप प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस रजिस्टर हो तो आपका ये वाइट पोर्शंस नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा एम्फेसन साइन या आपका कंपनी का लोगो जो है वो पूरा का पूरा अच्छा आएगा, और ये वाइट पैचेस जो है वो आप एलिमिनेट कर दोगे इसमें। सो ट्रैपिंग इज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर ऑफसेट पैकेजिंग कस्टमर्स। कमर्शियल प्रिंटर्स ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं ट्रैपिंग। यू गो टू स्क्रीन एंगल्स, स्क्रीन रूलिंग्स एंड डॉट्स। जब भी आप फाइल रिप करते हो, आपको स्क्रीन एंगल्स, स्क्रीन रूलिंग, ये सब चीज़ें आपको फीड इन करनी पड़ती है ताकि आपका प्लेट आउटपुट हो जाए, जॉब प्लेट के ऊपर आउटपुट हो जाए। तो बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट स्क्रीन एंगल्स, देयर इज़ अ, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके, स्क्रीन एंगल्स ये आप सेट कर सकते हो। दिस इज़ फॉर अ डेमो पर्पज दैट वी हैव सेट द स्क्रीन एंगल्स ओवर हियर। स्क्रीन एंगल्स बेसिकली 90 डिग्रीज का गैमेट होता है उसका। सो यू हैव टू सेट अ स्क्रीन एंगल अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस दैट यू फॉलो ऑन टू योर प्रेस। तो ज़्यादातर के प्रेसेस में KCMY ऐसा प्रोसेस फॉलो होता है, तो उसके लिए 45, 75, 15 और 0 डिग्रीज का एंगल रखते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर प्रेस यू कैन ऑल्टर द स्क्रीन एंगल्स एज वेल, और देन मेक श्योर दैट द गैमेट फॉर ऑपरेटिंग इज़ 90 डिग्रीज। तो उसके अंदर आपको स्क्रीन एंगल सेट करना पड़ेगा। इफ़ वी गो फॉर स्क्रीन रूलिंग में जब भी आपके पास जॉब आता है तभी यू हैव पीपल सेइंग कि कितना डॉट डालूँ, 150 का डालूँ, 200 का डालूँ, या 220 का डालूँ, 25 का डालूँ। तो बेसिकली स्क्रीन रूलिंग इज़ नंबर ऑफ डॉट्स in one line and it is calculated in a square inch. So if you have a square inch, you'll have dots in one line. So it's like that. अगर आपके पास 150 का डॉट हो तो इट विल बी लाइक 150 डॉट्स इन वन पर्टिकुलर लाइन। अगर आपका 200 का डॉट हो तो इट विल बी लाइक 200 डॉट्स इन वन पर्टिकुलर लाइन। सो अगर डॉट्स ज़्यादा हो तो फिर आपका इमेज का डिटेलिंग ज़्यादा उतरेगा। इफ़ द डॉट्स आर कम तो इमेज का डिटेलिंग थोड़ा सा कम उतरेगा। द हायर यू गो अप इट इज़ रिकमेंडेड फॉर ऑफसेट प्रिंटिंग बिकॉज यू हैव गॉट स्किन टोन्स एंड एवरीथिंग टू बी प्रिंटेड। कमर्शियल प्रिंटिंग में 200, 250, यूजुअली कमर्शियल प्रिंटर्स 150 से लेके 200 का डॉट प्रिंट करते हैं। इन ऑफसेट पैकेजिंग इट इज़ 150, 175, और 150 के नीचे अगर हो तो इट इज़ टिपिकली यूज्ड बाय न्यूज़पेपर प्रिंटर्स। अगर आपका स्क्रीन एंगल गलत हो गया तो यू गेट पैटर्न्स लाइक दीज। आपके इमेज में बैंडिंग आएगा, नहीं तो वेवी स्ट्रक्चर आएगा जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है। तो ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी आपका सेपरेशन बनाते हो तभी स्क्रीन एंगल्स ओवरलैप नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इंडिपेंडेंट। The next thing is AM and FM dots that we use in offset printing. AM dots is amplitude modulated dots and FM dots is frequency modulated dots. Amplitude modulation में क्या होता है? The number of dots, the size of the dots increases in a square inch. So if it is 150 का dot, 150 dots are there in 1 square inch, 150 lines of dots are there in 1 square inch. In frequency modulation, we've got the frequency of dots is dispersed. So it is something like this. In AM screening, you've got dots which are dispersed, which are in line. So आप देखोगे magenta का dots एक line में है, and if you see the FM screening, the frequency of dots is disturbed. इसमें dot का कुछ structure नहीं होता है, कुछ size नहीं होता है. It only depends on the number of dots that are dispersed in a square inch. Obviously FM, AM का advantages, disadvantages हैं. FM screening अगर आप use करो तो not only your pre-press needs to be standardized, but your press also needs to be standardized. Press में I guess मदन कुछ cover करेंगे. It will be like roller settings should be standardized, your inks should be standardized, the blanket that you use should be standardized, the fount should be standardized.
प्री प्रेस में आप बात करो तो यू शुड हैव वन क्वालिटी ऑफ प्लेट आउटपुटेड एट वन पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड वन पर्टिकुलर स्पीड। तो FM स्क्रीनिंग में आपका ड्राइंग भी अच्छा होता है, AM स्क्रीनिंग में थोड़ा ड्राइंग के लिए टाइम लगता है। FM स्क्रीनिंग का और एक एडवांटेज है दैट इफ़ यू कंसिस्टेंटली यूज़ FM स्क्रीनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन सेव ऑन द कॉस्ट ऑफ इंक। सो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% इंक सेविंग होता है इफ़ यू यूज़ FM स्क्रीनिंग। दैट इज़ वॉट our calculated results are. If we move ahead to the plate storage and plate output thing, हर एक प्रेस में प्लेट स्टोरेज के लिए एक रूम होता है। तो द टेम्परेचर ऑफ द रूम नीड्स टू बी मेंटेन, द प्लेट्स नीड टू बी स्टोर्ड फ्लैट हॉरिजॉन्टल, एकदम आड़ा रखना चाहिए। अगर आपने खड़ा वगैरह रखा there is every possibility that the plate gets curl in this particular fashion. So these type of plates the CTP would reject, would throw out. So you should maintain that हर एक साइज़ के लिए अगर आपके पास 2, 3, 4 साइजेस है तो आप रैक बना के रखो और प्लेट्स शुड बी केप्ट फ्लैट इन स्टोरेज रूम। अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी आप प्लेट कैरी करो, अगर डेमी साइज़ का प्लेट है तो ठीक है, एक ऑपरेटर ऐसा प्लेट उठा सकता है। बट देन इफ इट इज़ अ लार्जर साइज़ 28, 40, 20, 40 का प्लेट है तो it is always recommended that 2 people should carry the pack of plate so that it does not get curl or bend on the edges or it's not hampered. Apart from this, कुछ प्लेट पैकेट्स के लिए strips होता है, तो just make sure that the operators or the people who are in the CTP department don't carry or don't pull the strips and then pick the plate packet. Next, operating environment. This is very important. The plates should be stored at a minimum temperature of 16 to 26 degrees and within a relative humidity of 40 degrees to 70 degrees. And as far as the measuring device is concerned, I would recommend कि आप digital वाला measuring devices use करो, जिसका accuracy बहुत ज़्यादा होता है, performance बहुत ही अच्छा होता है and reliability ज़्यादा अच्छा है. So apart from using this, you need to have the SOP pasted in the plate storage department as well. If we move ahead to the plate making process, this is actually a line diagram that describes what plate making process is. क्रॉस सेक्शन अगर प्लेट का देखो तो बेस एल्यूमिनियम होता है, उसके ऊपर प्लेट का इमल्शन होता है। जब भी आप प्लेट एक्सपोज करते हो किसी भी लाइट सोर्स से, तो अगर पॉजिटिव वर्किंग है तो आपका नॉन इमेज एरियाज बर्न हो जाता है, वो लूजन हो जाता है। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ नेगेटिव वर्किंग प्लेट, आपका इमेज एरियाज बर्न होएगा। The next step is developing the plates. The exposed plates are developed with the help of a developer. What happens is the non-image areas are removed and you have image areas and non-image areas in recessed and relief forms, जिसमें image areas में आपका ink आएगा और non-image area में आपका पानी आ जाएगा। Plate making process usually 3 technologies हैं अभी market में which people use. पहला है कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, जिसको CTCP टेक्नोलॉजी के तौर पे जानते हैं, दैट इज़ कंप्यूटर टू कन्वेंशनल प्लेट। उसके लिए एक अलग लाइट सोर्स होता है विच वर्क्स एट 360 to 450 नैनोमीटर्स। ऑब्वियसली उसके लिए CTCP का मशीन्स है, CTCP का CTP मशीन्स है जो डायरेक्टली आप PS का प्लेट्स उसके ऊपर आउटपुट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वायलेट टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर वायलेट का CTP मशीन्स आता है एंड यू कैन आउटपुट वायलेट का प्लेट्स। Obviously, there is thermal technology which operates on infrared lighting, and thermal plates can be only outputted on these particular machines. तो हर एक मशीन का कैरेक्टरिस्टिक होता है, हर एक मशीन का एक वेवलेंथ होता है which is compatible to the plate sensitivity. So you cannot output a thermal का plate on a violet का device. So that is a standard that you need to follow and you need to keep in your mind. You've got a plate, you've got a CTP, how to set the correct parameters, exposing parameters. Plate set करने के लिए you need to have certain quality checks which the service engineer comes and then sets it into your CTP device. उसमें से पहला है surface reflectivity. अभी हर एक प्लेट का एक रिफ्लेक्टिविटी होता है which needs to be calculated by loading the plate into the CTP device. जैसे ही आप लोड करते हो, द इमेज the laser light, it just rolls over the plate and calculates the reflectivity of the plate against that particular laser. So usually the service engineer does this part and it is recommended कि plate का reflectivity 5-6 जगह पे आप चेक कर लो और उसका मीन निकाल के you can feed the value. This is very important. The next thing is sensitivity. It is a standard for a particular plate. It is already mentioned onto the plate brochures, and yes, obviously the plate technician and the CTP service engineer should be contacted for this particular setting this particular thing.
The next one is focus. Whenever you've got a CTP device में से emitters होते हैं and which emit the light which is focused onto a focusing lens and then the light is focused onto the plate. So focus set करना बहुत ही ज़रूरी है because if you don't set the focus correctly you may have bandings onto your print because there are bandings onto your plate. So setting a focus is an important characteristics. उसमें there are n number of steps that are plotted during the focus test and minimum banding step, the value of the minimum banding step needs to be set into your CTP. The next one is power test. Obviously a plate requires a threshold power for it to get exposed. तो power का भी steps होता है, series होता है. You need to check the dot of each and every strip and the strip that gives you 50 ka dot 50, that is a linear dot, that is your optimum power, threshold power for the plate. Apart from this, there are couple of tests called beam slope and beam curve which also need to be done. Beam slope में focus का fine tuning होता है. अभी अगर ये आप देखोगे यहाँ पे तो जो बैंड्स मैंने बोला है अलग अलग फोकस का इंटेंसिटी से प्लेट के ऊपर जाता है. तो यू जस्ट नीड टू हैव दिस पर्टिकुलर बीम स्लोप का टेस्ट इन विच यू हैव अ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू और जो मीन वैल्यू आता है दैट यू कैन सेट एज योर फोकस टेस्ट. दिस इज एक्चुअली फाइन ट्यूनिंग ऑफ द फोकस टेस्ट. आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ फोकस टेस्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस बीम कर्व का टेस्ट है. ये जो रिलीफ एरियाज़ हैं यहाँ पे सबके उनका डिफरेंशियल वो कैलकुलेट करता है and then depending on minimum banding across the total gauge of the plate, you have to select, you have to observe that, and then you have to set it. So there are 6 parameters that needs to be set before a plate is ready for plate production. Exposing the plates, yes, this is a flow diagram, process flow diagram which needs to be implemented, which needs to be pasted into your CTP room, जिसमें आपके पास कंप्यूटर है. आफ्टर द फाइल इज शॉट फ्रॉम द कंप्यूटर there's this indication for each and every CTP machine which asks the operator to load the plate. जब भी ऑपरेटर लोड करता है प्लेट तभी यहाँ पे आप देख रहे हो दिस लेडी इज एक्चुअली कीपिंग द प्लेट का बॉक्स फ्लैट एंड रिमूविंग द प्लेट्स फ्रॉम द प्लेट का बॉक्स. सो दिस इज़ व्हाट यू शुड फॉलो इन योर CTP डिपार्टमेंट. अगर आपने ये नहीं किया तो जब भी आप प्लेट का पैकेट ओपन करते हो तो देर आर पॉसिबिलिटीज़ दैट द प्लेट का इमल्शन माइट गेट स्क्रैच्ड. सो प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द प्लेट्स बिफोर इट इज़ बीइंग लोडेड इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट इन द प्री प्रेस. ये होने के बाद में as the process flow shows, the operator has to load the plate at a particular location according to the plate size. After the plate is being loaded, the operator has to push the start button and the imaging of the plate takes place. तो सभी CTPs में होता है कि एक imaging का indicator होता है. As soon as the imaging is over, unload का indicator आ जाता है and the operator has to unload the plate from the CTP and then the plate needs to be sent to the production department. एक बार प्लेट एक्सपोज हो गया, डेवलपिंग कैसे करोगे? सो दिस इज़ अ लाइन डायग्राम ऑफ अ डेवलपर. ऑब्वियसली दिस प्रोसेसर is typically used for conventional plate making as well as thermal plate making. Violet में इसके पहले और 2 sections add हो जाते हैं which are pre-wash and preheat and pre-wash. So if you consider each and every section, ये जो पहला section mark किया है that is a developing section, second one is followed by the wash section, followed by the gum and then the dry. अभी ये section का अपन डिटेल में बात करें तो there are certain rollers over here. So the pressure of each and every roller needs to be maintained at any point of time. This typically helps in correct development of the plate. जैसा कि आप ये 2 अगर rollers देखें तो these are the brush rollers in the developer section. तो brush roller का pressure needs to be optimum because what happens is brush roller plate को squeeze करते हैं and it just removes off the non-image area of the plate. So अगर pressure आपका बराबर नहीं हो तो there are possibilities that the plate might get scum. The background, it will catch ink onto your press. So just make sure that the pressure of these rollers are maintained properly. And there's a test in which you have to cut a plate and then slide it beneath these rollers. You have to wear gloves obviously because the plates are quite sharp. And after जब भी आप plate rollers के बीच में डालोगे, you just have to feel the pressure whether it is even all across the plate. So यदि आपने डाला, you just have to pull it both ways.
just to check whether the pressure of the rollers are enough or not, and you have to check it all across the processor. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे ज़्यादा है एक जगह पे कम है, अगेन प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे आपके यहाँ पे. अपार्ट फ्रॉम दिस द स्क्वीजिंग रोलर्स इज वेल. हर एक सेक्शन के एंड में देयर इज़ अ स्क्वीजिंग सेट ऑफ रोलर्स, जो वो सेक्शन का डेवलपर नहीं तो पानी नहीं तो गम वही सेक्शन में स्क्वीज आउट कर देंगे. तो दीज आर द स्क्वीजिंग रोलर्स फॉर डेवलपिंग सेक्शन, दीज आर फॉर वाटर साइमल्टेनियसली फॉर गम एंड देन ड्रायर. तो द प्रेशर ऑफ द स्क्वीजिंग रोलर्स शुड बी सेट इन सच अ वे कि आपका जो भी डेवलपर है नहीं तो पानी है दैट गेट्स स्क्वीज्ड ऑफ इनटू दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन. सो इसका भी आपको SOP, you need to maintain an SOP of these things and the chart needs to be pasted into your pre-test department. अगर आप आगे जाओगे तो वाटर सेक्शन में भी एक ब्रश का रोलर होता है. अगेन सेम टेस्ट टू मेंटेन द प्रॉपर प्रेशर ऑफ दीज पर्टिकुलर रोलर्स. गमिंग का भी सेम है, इट इज़ अ स्क्वीज रोलर. सो वट एवर गम इज अप्लाइड, एक्सेस गम इज अप्लाइड, दैट नीड्स टू बी स्क्वीज्ड आउट इन टू द गमिंग यूनिट इटसेल्फ. और फिर ये ड्रायर का सेक्शन है. एक बार प्लेट प्रोसेसर से बाहर आ गया, देर आर सर्टन parameters that needs to be checked before the plate is sent to the production department. So one of them is the plate control wedge or the digi wedge, that is what we call. So यहाँ पे मैंने दो टाइप का digi wedge डाला है, and you can see from I guess this is the better one. So if you can see over here, you've got tonal ranges. So यहाँ पे 5 से लेके 100% तक का डॉट है, which you can measure it actually with an instrument. So if your plate is linearized, the dot of 5% will be 5%, 50 का dot 50 रहेगा, and likewise. अगर कम ज़्यादा है तो you need to check on the processor parameters and adjust on the processor parameters likely. Apart from this, there are certain micro lines and stars like this and like this. ये थोड़ा सा magnified image है, इसके लिए it has gone for a toss, but then you can actually check. ये 1 by 1 का pixel है that needs to be opened up. वो थोड़ा सा whitish दिखना चाहिए, which will make sure that the plate is completely developed and no scum is there on the plate. Apart from that, आपके पास जो रिप किया हुआ information है वो पूरा आपके इसमें आ जाता है. The screen ruling, the normalizing, the refining, everything, the details are there mentioned in this particular part. Apart from digital control, plate control wedge, we've got a plate reader. So a plate reader is an apt instrument to actually measure the dots from the plate. Plate reader कुछ ऐसा दिखता है. You need to have an SOP for this. Very easy equipment to handle, very easy equipment to monitor. And apart from this, you can always have a connecting cable which will transfer the data that you measure from your plate reader onto your PC or a laptop. So there's a connecting cable which we can use. अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो there is a positioning device over here which actually measures the particular area that needs to be measured. तो इससे आप डॉट्स मेजर कर सकते हो. आपका एक चार्ट आएगा, ग्राफ दिखाएगा, वो AM स्क्रीनिंग, FM स्क्रीनिंग, लाइन रूलिंग दिखाएगा वो कितना है. This is a very handy device. If in case the dots are over or under, you need to play with your processor parameters to get the optimum dots. Apart from this, there's another test called acetone test, in which acetone, जो आपको locally available होता है, you can use that acetone and apply it in a non-image area. What happens when you apply the acetone in a non-image area is it creates, if the plate has a scum, it creates a portion like this. अगर प्लेट में स्कम नहीं हो तो it will just evaporate. The acetone will evaporate and you won't see a ring like this. If there is a ring, then the plate has got a scum. And then again you have to change the processor parameters to ensure that the plate outputted is without scum and the same is being sent to the press. Apart from that, aluminium है, aluminium scratch कर सकता है. Sorry. Acetone test is valid for both positive as well as negative? Yeah, everything. Make sure that you keep a paper in between two sets of plates, because aluminium hai, if the material, if the coating, if the emulsion gets abrased against one another, there's a possibility of generating a scratch which can catch ink onto your press. और अगर वहाँ पे ink catch किया तो आपके pressman को थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, which again will lead to the downtime.
So these are certain quality checks that one needs to follow when they are in the pre-press department. अभी कुछ प्लेट हैं, जॉब रन लेंथ अगर ज़्यादा हो तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू रिक्वायर टू बेक द प्लेट्स. बेकिंग के लिए एक्स्ट्रा रन लेंथ मिलता है, उसके लिए अलग सा गम आता है आपके यहाँ पे बेकिंग का. You need to make sure that the correct gum is applied onto your plates. If you apply a storage gum and then bake the plates, it's of no use. The plates will catch scum onto your press. So you've got typical baking gums available in the market. You need to use those sort of baking gums to bake your plates. बेक करने के लिए एक अलग सा इंस्ट्रूमेंट आता है विच इज़ अ बेकिंग ओवन. एंड there are two types of baking ovens actually. One is the static oven and the other is the conveyor type oven. Typical temperatures baking के लिए irrespective of what the plates are these. So baking के लिए obviously the baking oven needs some time to start up. वो स्टार्टअप होने के बाद में 7 से 9 मिनट में आपका प्लेट बेक हो जाता है at these particular temperatures. But obviously you need to have a SOP for these particular things. Apart from this, after you bake your plates, you need to apply an acidic gum. अगर आप वो नहीं करते हो तो आप पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रेस के ऊपर प्लेट इंक नहीं पकड़ेगा, नहीं तो नॉन इमेज एरियाज में भी इंक पकड़ेगा. सो व्हाट एसिडिक गम डज इज इट जस्ट nullifies the effect of the baking gum in the non image areas, and it helps for the non image areas to be water receptive onto your press. So make sure that you apply acidic gum before the plates are taken onto your press. Maintenance parts, ये CTP प्रोसेसर आपके पास 2 इक्विपमेंट्स है, ऑब्वियसली उसका मेंटेनेंस तो लगेगा ही. CTP में ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं, ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ डस्ट फ्री एनवायरनमेंट. ऑपरेटर लेवल का मेंटेनेंस CTP के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं. ऑब्वियसली द सर्विस इंजीनियर हर 3 महीने के बाद में उसको आना है और CTP का मेंटेनेंस करना है. Operator wise, he can just keep the environment dust free. That is what he needs to do as far as the CTP is concerned. As far as the processor is concerned, yes, it's the baby of the operator. Operator को पूरा ख्याल रखना है CTP का, प्रोसेसर का, प्रोसेसर को obviously मंथली मेंटेनेंस रखता है, डेली मेंटेनेंस लगता है, नहीं तो बाई मंथली मेंटेनेंस लगता है. उसका एक चार्ट आता है विच नीड्स टू बी केप्ट राइट, रेडी एंड रीडेबल फॉर द ऑपरेटर्स एज वेल. प्रोसेसर मेंटेनेंस में केमिस्ट्री एक सर्टन टाइम के बाद चेंज करना पड़ता है. पानी जो है वो डेली चेंज करना पड़ता है. जो गमिंग का कंटेनर है आपका, जो रेप्लेनिशिंग का कंटेनर है, वो फिल है नहीं है, उसको टॉपअप करना है. दैट यू नीड टू चेक डेली. Obviously it needs a working temperature and a relative humidity which is set to 16 to 26 degrees and 40 to 70%. कुछ मेंटेनेंस चार्ट्स आते हैं which always needs to be pasted or kept readily available for the operators to check. इसमें आप you can have the cleaning charts, you can have the processor parameters set and defined in a chart, you can have a separate chart for your dots, you can have a separate chart for noting the conductivity of the chemical, and obviously you can have these sort of charts which explain what the daily and weekly or monthly maintenance schedules are. The last point, plate manufacturing process. Obviously this is a typical process of plate manufacturing. Plates को पहले grain किया जाता है, then they are anodized, coated, cutted, packed and ready for dispatches. There are some plates that needs an overcoating as well and sealing. So typical to that plates, the plate manufacturing process gets a bit longer. यदि आप प्लेट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट देखोगे तो इट इज़ स्प्रेड आउट इन एन एक्सटेंसिव लोकेशन और वो बहुत ही लीनियर होता है. सो इट इज़ नॉट कट आउट इनटू सर्टेन डिफरेंट पार्ट्स. इट इज़ अ प्रोडक्शन लाइन एट अ स्ट्रेच बिकॉज इट हैज़ टू अकोमोडेट ऑल दीज प्रोसेसेस. What happens in plate manufacturing is the base material is made available in form of rolls. The rolls are then decoiled with the help of a decoiler. They are grained in these particular units. Graining किसके लिए होता है? Graining basically offset printing है. Offset works on the principle of oil and water don't mix with each other. So there needs to be some sort of valleys which can retain water, which can retain water actually and won't allow ink to be over there. So that's the part of graining in which the base material, which is aluminium in our case, is grained, and this is a zoomed out diagram of the graining process. उसके बाद में एनोडाइजिंग होता है. ऑफसेट एल्यूमिनियम का एक टेंडेंसी है, नॉन इमेज एरियाज जब भी वो निकल जाते हैं
so they tend to dry quickly and become ink receptive. So to avoid that particular thing, the plates are anodized, that is, they are coated with a particular layer which is water loving. So whenever the press is on a stop, there is this particular layer which has a tendency to hold water, and when the press turns on, the non-image areas don't catch ink over there. So this is particularly a anodizing unit. Apart from that, there needs to be the plate needs to be coated with the emulsion of the plate. This is a typical coating unit which has to be dust free and which has to be enclosed at any particular time. उसके बाद में प्लेट का ड्राइंग होता है, उसके बाद में स्लिटिंग होता है, एंड देन द प्लेट्स आर पैक्ड रेडी फॉर डिस्पैचेस. अगर आप ये पूरा 4-5 पिक्चर्स देखो तो यहाँ पे मिनिमम ऑपरेटर्स है, रादर कोई भी ऑपरेटर है नहीं. तो दिस इज़ द सोफिस्टिकेशन दैट ऑल द मैन्युफैक्चरर्स फॉलो व्हेन दे आर मैन्युफैक्चरिंग द प्लेट्स. Because with this, I'm done. Thank you. If you have any questions. In the manufacturing process, Yep. at what stage is the QC done? Is it like post-packing, and what are the parameters for the QC at the manufacturer's end? Okay, the QC is done after the plates are dried. There's a camera, there's a web camera installed at this particular unit. So if you can see this particular place, there's a QC part, and any glitches or any hitches in the plate ka coating, the camera immediately identifies, and as soon as the plates are trimmed, those particular plates are shelved off. Coating is the only parameter for. Coating is only, yeah, What about extra anodizing or extra graining? no. Is there a way to check the plate or some defects on the plate at our press before we expose the plate? Usually this particular step of QC allows minimum defects in the plate when they are dispatched. But then obviously before you process the plates, you can always check for evenness of the coating, whether there are any scratches or not, whether there is any transportation damage or not. Because what happens in transportation, the corners are dent, or the transporters or the Mathadi Kamgars, they carry the plate ka boxes on their head. So there is a possibility of the plate being curled at that particular point. So those are the only things that you can. Yeah. What is that plate emulsion? Plate emulsion is the coating on top of your plate. Which type of coating? Sorry? Coating it is? Which type of coating it is? It's basically a mixture of certain elements, and a dye is added into it. So your plate ka color is because of that particular dye. So it's basically, it depends on the manufacturer to manufacturer what type of coating they use. What is the GSM of that on plate? Or thickness? It's like in microns. Yep. A proper case, this you showed for the manufacturing process. Yeah. If the plates come to the press, what care should be taken in the press of the plates? Before? Of the plates which come into the press after exposing? After exposing. After exposing. After exposing. Storage conditions, how they should be stored. Like now you are telling it should be stored horizontally. Yeah. In the presses we make racks where they are stored vertically. Exactly. After the plates are developed, after the plates are ready for production, you can keep in racks. So you have got separate racks for separate size of plates. So you can keep the plates over there. But just make sure that you have got an interleaf paper in between plates so that the plates are not scratched. Temperatures and anything. Temperatures I told you, 16 to 96 Same degrees. for the after exposing. Yeah, after exposing. Usually what happens is, after exposing, you keep the plates in the CTP department itself, and then the pressman comes and he takes the plates over there. That is what I have observed all across the industry. We don't keep CTP units in our press. Okay. We outsource the CTP. Ah, okay. So the plates come from the CTP Yeah. developers, Yeah. and the plates are stored in our factory. Yeah. But then the print room, is it like air conditioned, or No, it's not air conditioned. you need to, that's one of the standards that you need to follow. Yeah. Any particular standard or specific standard supposed to be followed in pre-press standardization? In terms of? But particular ISO standard or certain CAPI standards supposed to be followed for pre-press standardization. Pre-press standardization, it actually, the plates should be linear. Once the plates are outputted, the plates should be linear. So the dots should be. Any specific standard can you mention? As like for pre-press that 1460, the ISO you said. So any ISO General standard? standard? No.
For prepress, the plate should be the case. But when you talk about PDF file, there is a standard. When you talk color conversion for images, there is a I think this wedge portion also covers the standardization for the prepress. Anything else? I just wanted to add some answers to this question. ये अभी तक हम क्या करते हैं, मॉनिटर में इमेज को देखते हैं and we print it on the machine. I hope I'm not hiding. And we print it on the machine and वो match करने के लिए we see the monitor and we try to do the color correction on the machine. Am I right? We try to match the color as per monitor, or we bring a digital print from somewhere. We try to match the offset according to the digital print. Am I right? The complication is, for assuming your monitor is a very good monitor, your whatever I'm saying now is just an assumption, but you can have a visualization of that. Our offset machine has a capacity of maximum capacity of 40 lakh color. Let us assume offset machine capacity is around 40 lakh. The monitor what you are using may have a capacity of 60 lakh. The digital machine where you are getting a print may have a capacity of 50 lakh. It means your monitor is displaying the image of 60 lakh. Your digital printing is giving a sheet of 50 lakh combinations, whereas your offset machine is printing only 40 lakh. When you try to, your monitor is displaying 60 lakh and you are trying to do the color correction on the machine to match that 60 lakh, but your machine capacity is around 40 lakh. Do you think it is possible to match it? No. What happens? We try to match yellow बढ़ाओ, magenta कम करो, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, जॉब खत्म हो जाएगा. उसमें 10 शीट निकाल के तो you will see all 10 sheet in different 10 colors. That's what we call as multicolor printing. Sheet to sheet, different colors. The real process, actual process is, first you have to calibrate your machine to one standard. Since I do not want to say it in IR standard, so I say it's an ISO standard or a 12642 standard. Now you have to set up your prepress like PDF or image conversion. That image has to be converted to ISO 12642 standard. Your PDF has to be certified according to this standard. And now CTB has to be linearized to 50%. It means आपका इमेज में 50% स्क्रीन है, वो प्लेट में आना चाहिए. पहले फिल्म था, फिल्म में डॉट गेन डॉट लॉस होगा, देन उसको स्ट्रिपिंग करेंगे, वापस प्लेट में डॉट गेन डॉट लॉस होगा. हर एक स्टेज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. बट नाउ इट इज़ कंप्यूटर डायरेक्टली ऑन प्लेट. सो कंप्यूटर में जो डिटेल्स है इट हैज़ टू कम ऑन प्लेट. दैट इज कॉल्ड लीनियराइजेशन. दैट व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट. 50% डॉट शुड कम एज 50% प्लस और माइनस 1%. प्लेट में जो डॉट है इट हैज़ टू कम ऑन पेपर. दैट इज 12642 स्टैंडर्ड. When you measure the CMYK LABs and maintain the specific dots of 67%, it means files में जो dot था वो paper में आ गया. So, आप monitor में show any color, your digital machine में print any color, but just maintain the LAB of CMYK, maintain the dot gain. File में जो color है वो paper में आ जाएगा. Now you have calibrated your offset machine to ISO standard. Since we are talking about this standard, we'll say that my offset machine is calibrated to ISO standard. Now I am setting my monitor. I am telling my monitor, boss, आप 60 lakh color मत दिखाओ, just show me only 40 lakh color. I am calibrating and color managing my monitor to only 40 lakh, not 60 lakh. Now I am giving instruction to the digital machine, boss, you don't print 50 lakh color combination, you print only 40 lakh. So I am calibrating and color managing the digital machines to make sure it prints only 40 lakh. Now your monitor will reduce its color level from 60 lakh to 40 lakh. It displays only the 40 lakh colors. Your digital machine will reduce its capacity from 50 lakh to 40 lakh and it prints only 50 lakh colors. Now your monitor is showing only the 40 lakh color which your offset machine can print. Now your digital machine is printing only the 40 lakh color which your offset machine print. Now you tell me whether your monitor will match your offset? Your digital machine will match offset? In offset, you should never do any color correction because that is not the area where you have to do color correction. Your job is to just set the feeding as per standard LAB. I would suggest no, don't even use the densitometer. Use a spectrophotometer. Use the right instrument and target the right color. Don't. The densitometer gives you only the thickness of zinc. Even if you print the cyan of density 0.5 or 1.5, it will still say it is cyan.
But in spectrophotometer, if it is more than 2% or 3% variation, you will say it is not cyan, it is some other color. So you can target the right color every time in any machine, so you can get the same color, same tone every time. So standardize your machine to one standard and standardize your monitor, your digital machine, your proofing system to offset standard, and this is called color management system. All the device should perform as per offset. आपके लिए आप मॉनिटर में क्यों देख रहे हो? You want to know how the color will look after printing, so you can set that in the monitor. But हम लोग उल्टा करते हैं, which should not happen. Did I answer your question, sir? जवाब मिल गया आपका? Yes, sir. मेरा वापस एक query है one for you. I asked this same question. I want to put it to you. जो कलर करेक्शन का जो लिमिटेशन एक रहेगा या स्पेसिफिकेशन रहेगा उसका कुछ स्पेसिफिकेशन रहेगा. Let's say if I talk in figures, I have the dot gain in 40% area. Yeah. For cyan magenta 26%. Yeah. And for yellow it is 32%. Yeah. 35%. Yeah. So now there are various ways to get it corrected. One is through hardware Yeah. and consumables, and one is into pre-press. So which Yeah. is advisable, to do it in pre-press or to do it from the consumables and hardware? It's actually advisable to do it in pre-press because that is one. Exactly. So to what extent? Suppose if I am producing cyan and magenta exactly 26%, which Yeah. is my specification, Yeah. let's say, Yeah. and third color I'm producing printing at let's say 35%. Yeah. So there is a huge difference of 9%. Exactly. So to what extent the pre-press compensation can be done? Tolerance. To this extent the pre-press compensation can be done, or is there any specification limitation? You can actually have a linearization curve, and then you can set the compensation curve accordingly. So if you have a 9% cut tolerance, as you said, you can compensate 9% into your CTP department. That's So, true, but yeah. is it advisable to do to what extent it can be? It actually depends on the print. Success rate. Success rate is like once you compensate the desired results, you'll get it. I mean, if two colors are linear and then the third and fourth are not, you can compensate it accordingly. So you can have a tolerance of plus or minus 2%, and then 4%. I think he's from newspaper, right? Are you from newspaper industry? No, no. You're referring to 26%. I'm from the printing ink. I'm asking you to come from newspaper printing, because in newspaper printing the outcome is 26%. Yeah, I mean, I'm just giving a figure. Okay. Let me answer this question. Yeah. Before calibration, before you take your dot gains, the first part is to make sure your machine settings is as per manual. For example, अगर 67% चाहिए, प्लेट में 50% है, 67 चाहिए, आपको मशीन में 80 है, which is abnormal. No, you should not go to CTP. First you should check the machine. But instead of 67, if it is 70, we need a 70, but it was 75. अपना टारगेट स्टैंडर्ड से 5% ज़्यादा है तो ठीक है. If it is more than 5%, it is something abnormal with the machine. It could be your water. अगर पानी में एयर एंड जॉब में प्रॉब्लम है, दूसरे जॉब में पानी चेंज कर दिया तो कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर पानी ज़्यादा देर आर सर्टन एक्चुअली यू विल बी एबल टू जज द सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल आपको 4 यूनिट है, सिर्फ एक यूनिट में डॉट गेन अबनॉर्मल है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी और वाटर फीडिंग इज नॉट गुड, कोई रोलर सेटिंग बराबर नहीं है, तो पानी ज़्यादा चढ़ रहा है तो वो यूनिट में डॉट गेन ज़्यादा हो रहा है. व्हाट हैपेंस, जब ज़्यादा पानी चढ़ रहा है तो इंक के साथ ज़्यादा मिल जाएगा. जब इंक में ज़्यादा पानी मिल गया तो व्हेन द पेपर इज अब्जॉर्बिंग द इंक, as there is more water, the dot gain ज़्यादा हो जाएगा वो एक specific unit में. So you should be able, you will have an idea एक unit क्यों abnormal है. If all 4 units are abnormal, you have to stop the machine, do a maintenance, make sure the settings like packing, और कोई भी पेपर डाल दिया तो we can have no control. All the blanket has to be tied to the same level with the torque wrench. अगर नॉर्मल टाइट करने के लिए नॉर्मल टूल यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर जो फाइल बने वो ज़्यादा टाइट करेगा. Who is not healthy, he will do light. So blanket has to stretch of same level. एक में ज़्यादा हो गया, एक में कम हो गया तो डॉट गेन का भी पैरामीटर चेंज हो जाएगा. सो ऑल द ब्लैंक हैज टू बी स्ट्रेच्ड टू द सेम लेवल, दे हैव टू प्रिंट ऑन द सेम लेवल, पैकिंग सेम रहना चाहिए. तो मशीन सेटिंग हैज टू बी, एनीवे मदन विल बी कवरिंग ऑन डेप्थ ऑन दिस, सो मैं ऊपर से बोलता हूँ. मशीन सेटिंग एज पर मैनुअल रहना चाहिए. एंड आफ्टर द मशीन अज्यूमिंग दैट पैकिंग बराबर है, प्रेशर बराबर है, सब कुछ बराबर है, रोलर सेटिंग्स थोड़ा बहुत अच्छा है, नॉट बैड, इट कैन नॉट बी नेवर बी परफेक्ट बट अच्छा है. जीरो सेटिंग्स थोड़ा बहुत ठीक है, अगर आपका फैन रोलर का कॉन्टेक्ट सब थोड़ा बहुत ठीक है, वाटर का कंडीशंस ठीक है, रूम क्लाइमेट ठीक है, पानी का टेम्परेचर ठीक है,
When everything is okay, in your paper moisture content is okay, when all these parameters are okay, assuming the process control is okay, now you have to print and see what is the dot K. Now, अगर आपका machine में dot loss हो रहा है, you need more dot. Will you prefer, अगर आपका 5% ज़्यादा है, will you prefer to adjust on the CTP or will you increase the pressure on the machine on one unit? एक यूनिट GSM सभी यूनिट के लिए एक ही सेटिंग रखोगे, एक ही यूनिट में डॉट लॉस हो रहा है, will you prefer to set it on the pressure? We should not. Machine setting should be as per manual. And O dot gain dot loss, we have to, if it is abnormal, you have to check the whole unit, correct it, then reprint, check it, then correct it to the CTP. We should not immediately go to the CTP. फिर क्या हो जाएगा, एक जॉब आप प्रिंट किया बराबर आया, अब वो देख रहे हो एक यूनिट में abnormal है, तो आपने सोचा कि CTP में करेक्ट कर लिया, दूसरा प्लेट सिर्फ एक प्लेट लाया, प्रिंट किया बराबर आ गया, then you are printing next day और दूसरा जॉब ले रहे दूसरा पेपर में, that one unit will print abnormally. वापस करेक्ट हो गया, अगर समझ लेंगे वो प्रॉब्लम दूसरा जॉब में करेक्ट हो गया, वो पानी का प्रॉब्लम था वो बराबर करेक्ट हो गया, that time again you will have a problem on dots, then you will be in a state of confusion. Did I answer your question, sir? As standard से assuming 3 or 4% ज़्यादा है कम है तो ठीक है, उससे ज़्यादा रहेगा तो I would suggest you to check the whole machine and be very cautious if one unit is performing abnormally. Mr. Ron, one more question. Yeah. For thermal plate, Yeah. the baking solution is required. Yes, yes, yes. If you need to post bake the plates, there is a baking solution available. So actually, what is the role of the baking solution on the thermal plate? It is related to the coating? Actually, it just bakes the coating. It just bonds the molecules that are there on the image areas, and it helps you to give the extended run length. So it's just a binder in which you apply another layer onto your image area to get the extended run lengths. Okay. So there are two aluminum plates, and usually you should have a paper between those. Because what happens is, if suppose this is the emulsion side of this particular plate and this is the emulsion side of this particular plate, if the paper is not there, it will abrase against each other, tending to scratches. If the paper is there, it won't have any scratches onto the plate. So. But make sure your gum is not more on the plate. Chipak there. You have a dryer unit, so the plates are dried. I have seen a scenario in Violet technology. Okay. Where due to room climate, Ah. कुछ बहुत दिन से रख दिया था इसे. हाँ. Room climate की वजह से क्या हो गया, वो paper चिपक गया plates. Yeah, because of the humidity. Yeah. How the room climate is influencing the paper to Exactly. get on the Yeah. Yeah. Then just showing a small. Anything else? Powder plates need baking. No. Violet plates, as I told you over here. Okay. So this is the processor. What happens in Violet? There are two more units before the developing unit. So one is the preheat and the other one is the pre-wash. So what the preheat does is it actually bakes the plates. So you don't need post-baking of the plates. You actually get enhanced run lengths in terms of Violet. If you store the plates for the repeated printing process, Yeah. so it is need to bake the plate or No, you just need to apply the gum. You just need to remove the ink with a ink removal solution once the job is printed, and you need to apply storage gum on top of it for the plates to be reprinted. if that plate is used for the UV process, Huh. printing process, Yeah. so still we need the bake the plate or not? It actually depends on what type of plates you're using. There are some plates available. There are some plates available in the market which are compatible with UV inks without baking. For other plates, you need to bake the plates. In violets, you can bake the plates. Yeah. But then obviously, there are some plates which are UV compatible as well. So they run without baking because they can sustain the abrasion that is caused by the UV inks. Rohan, I have a small question here. Yeah. You are a customer. There is also an audit scenario. Yeah. Usually, we also do that. That's Hmm. the audit. There is a common scenario where there is a common scenario during press audits, Yeah. technical audits,
where in CTP में Hmm. we have instructed the CTP operators अगर थोड़ा developer थोड़ा weak हो गया Hmm. थोड़ा temperature बढ़ा दो time बढ़ा दो ठीक हो जाएगा Yeah. तो थोड़ा scum नहीं आएगा Yeah. करके बट क्या हो जाता है when you do a CTP calibration Hmm. you do a focus test power test ये सब Yeah. करके you are setting the processor for a specific processor को stable कर दिया Exactly. you are setting all this focus test beam test सब किया Hmm. and you have linearized it Yeah. it means 1% is 1% 50 is 50 90 80 90 something like that Yeah. right? Yeah. now when the chemical थोड़ा weak हो रहा है Hmm. we are telling 100,000 स्क्वायर मीटर चलेगा या 500 स्क्वायर मीटर चलेगा जो भी है तब Exactly. तक चेंज मत करो अगर ऊपर नीचे हो गया तो थोड़ा डेवलपर में टाइम पे या Dwell time change करो, टेम्परेचर temperature थोड़ा change चेंज करो, करो yeah, करके yeah. बोल देते हैं हम लोग Hmm. बट व्हेन वी डू ऑडिट वे वी आस्क अगर चेंज रनिंग में वेरिएशन हो रहा है Hmm. अगर प्लेट नाउ यू आर मेजरिंग द प्लेट Yeah. 50-50 आ गया Yeah. 3 दिन के बाद 50 के जगह पे 52 आया तो क्या करोगे देन देयर आंसर इज दैट वी इंक्रीज द टाइम एंड वी कॉम्पेंसेट दिस Yeah. देन माय क्वेश्चन अगेन इज दो इंक्रीज किया अगेन योर 0 to 100% अब चेक करोगे Hmm. तो इज That इट goes for a linearized then they will say no Yeah. then if the plate is not correct then why are you sending it to the press Exactly. then say this is what we are instructed Yeah. ठीक है I can understand this is a kind of inspection we give it to the Yeah. Yeah. but is it recommended number one Hmm. number two if the plate is not right should not be sent to the press room Yeah. they should stop it Yes. and why are we giving this kind of recommendation number two Yeah. number three in case if this is a standard recommendation why this is not mentioned in the product manual Yeah, or exactly, a technical operator manual of the plate Yes. Yes. this is the question Uh, what is your thought on this Actually, the conductivity of the developer plays an important role in this particular scenario. Usually, when you top up the processor with fresh chemistry, what happens is the conductivity of fresh chemistry should be 85 microsiemens. So, if the conductivity drops down, there are possibilities that the operator needs to play with the processor parameters. The main thing that he needs to observe over here is the replenishment rates. So, if those are set correctly, then frequent alterations of speed and temperature can be avoided. But then because they are not, then they have to जुगाड़ करना पड़ता है किसी जगह पे, which is not advisable actually. But then obviously the conductivity of the developer plays an important I'm role. asking in for a this. standard recommendation which is recommended by Kodak via document. Yeah. We don't have any Usually standard. on audits, technical audits, it is not. Usually we don't accept that. Yeah. इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तो क्या करना चाहिए वहाँ पे Yeah, as I told you, I mean the replenishment rate should be adjusted, and what we usually recommend is after certain number of days, you need to change the dwell time of the processor. We don't need to play with the temperature of the developer. We need to change the dwell time of the developer. वो कितना seconds तक चलेगा That I'm asking these questions on behalf of you only. I know the answer, but I want you to know the answer. it actually depends on the consumption of customer, so it varies from customer to customer, and depending on the consumption, depending on the replenishment that is taken for X amount of plates, we tend to have that particular thing written down. So we have some charts as well which we provide to the people, and then they have to alter. Obviously some manual experience, manual intervention needs to be there, but then we help them with certain charts. Okay. And It's, the other, it's over a period of 30 days, so we split it into 10 days, and we ask them to increase the dwell time of the processor accordingly. okay. And other question. Yeah. This question is also on behalf of you. Now there is a printer. They don't have a CTP. They are outsourcing the CTP plates. Yes. They don't have a densitometer to check the plate quality. Yeah. How can they make sure that plate quality is good? Okay. The first Number thing- two. Sorry. Number two, the CTP unit they don't have a densitometer. Okay. So is there a way they can have a visual judgment of the plate? I covered that thing, so it's like this is actually a guide. It's a plate control wedge wherein you have this particular section, and this you can have to control the development of the plates. So if you split this particular section, you've got 1 by 1 ka pixels, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, 6 by 6. As I told during my presentation, the 1 by 1 ka pixel should be a bit open. That helps the operator to gauge whether the plates are scummed or not. If they are, then 1 by 1 pixel will be filled with the surrounding areas or the surrounding screens, as you can see over here.
If the 1 by 1 ka pixel is a bit open, then the plates are scum free. Obviously, you need to check the 2 by 2 and subsequent pixels as well. They need to be merged. So you can gauge this merging with the 50% ka screen ruling, and if these are in tandem, then visually at least you can tell that the plates are linear. Obviously, nobody can gauge it, but then visually you can tell that the plates are linear. So this means for every plate, make sure this process control wedge is printed on the plate gripper. This will not get printed, but this will be coming. This will come on the plate. And it will be on the gripper end, so you don't need to delete it onto your press or something like that. It will go into the gripper as well. So just seeing the visually, you can check whether the plate is good or not before taking it to the machine. Even if you don't have a densitometer, still visually you can have an idea whether the plate has more dot or less dot, whether there is a dot gain or dot loss. ये बात आपको समझ में आया? What you was talking about? It is a very important point, and even offset printer who has no idea about CTP and all, still before loading the plate, he can have a look at the gripper. प्लेट बराबर है, ठीक है. ये जो इतना कोई लाइट है, मतलब थोड़ा बहुत लाइट रहेगा, 50% दो लाइन है. अगर it is looking very light, then there is a dot loss. If it is looking very dark, there is a dot gain. So before loading the plate also, printer can have a look at the plate and say whether it is okay or not. Any other questions? Thank you. Thank you, Rohan. Thank you. I just wanted to give a small introduction about our academy, since it's a quite unique profile. It's not to sell you anything, but just to give you an idea where whenever you can take support from us. Actually, Pressman, we are more into certifications and auditing print factories. There are popular technical audits like GMI, Mellow Color, Ugra, Fogra. So our main job is to implement the complete international standards in a print factory according to the buyer requirement. For example, if a specific factory, if a company has 2-3 factories in different locations, for example, one in Bombay, one in Delhi, or one in India and one in some other country, our job is to go to the factory, implement the complete standards and replicate the same standard in another factory. It means you ask one question to that printer from a country 1 and ask the same question to the printer to the country 2, they will give you the same answer. The documents implemented in both the factories will be same. If you print the same job in both the factories, the results will be same. Right from raw material testing to post-press sorting out, we set the whole process and train them on implementing that. You must have heard about GMI certifications. It's quite popular in packaging industry. So we are operating out completely of the whole South Asian region and Middle East. So we are operating and we are giving service to most of the printers of this region. And this is what I want to talk today. Paper is our academy. It's called Pressman Academy for Print Education Resource. And आज ये जो seminar है, it is part of paper. And besides doing seminars, we also visit lot of presses, on-site training programs. हम काफ़ी सारा program press में जाके उनका operators के लिए हम लोग training देते हैं. And besides training, we also implement documents according to the workflow. It's not like that we have to implement international standard. We can even implement a small standard which the company can follow it on a regular basis. And this is a seminar which we did like this. We did a program in Chennai, we did in Shivakasi, we did in Cochin, Coimbatore. We had speakers from Heidelberg, Botscher, Technova, from Provin, Kodak. We have a lot of speakers coming from different companies. We don't have any special tie-up with this other speakers. We just send an invitation to all the speakers according to the topic, and whoever comes in front, they usually give the platform to them. And besides that, we also do roller settings and we do press calibrations according to the international standards. And we have clients ranging from newspaper, commercial printing, packaging, accessory printers for textiles, machine manufacturers. We have a range of customers into this segment. So this is what we do.
in case if you have any queries related to calibrations, you can ask us. And we have sent an email to all the customers while sending the invitation. I have promised them that we'll give a half a day complimentary training program on their press at free of cost for the participating customers, just to encourage them that they should come for the program. In case if you want us to visit your place and provide a half day training, we are already doing this small training programs to many printers in Bombay. But in case if any of you want us to do a free of cost training program, half day training program, we can come down to your press, we can invite all your workers, team, and we can do a small training program on understanding of basics of color or a CTP or a dot or whatever, water calibration or whatever, implementing a QC process, whatever you want, like we can do. Or we can even help you to evaluate the print quality. In case you have offset machine, you want to know how good is your print, we can take a print, we can evaluate, and we can give you a small report how good it is, how good the print is. If there is a dot gain or a dot loss, jo bhi hai, evaluate karke we can give you a report. This is absolutely complimentary from paper. I think we can move for lunch. Yeah. Thank you.